अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल नंबर 1.6, 1.7, 1.8 एंड 1.9 को। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, जिसके लिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल 1.6 की स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। इट स्टेट्स दैट व्हाट आर द डायमेंशंस and units of gravitational constant g in the formula F is equal to g m1 m2 over r square। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट हमें बता रही है कि हमने इस फॉर्मूला में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की डायमेंशंस और यूनिट्स को कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, डाटा में हम लिखेंगे the formula which is given, F is equal to G m1 m2 over r square, and it can be stated as equation number 1। Now students, इस प्रॉब्लम में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं? तो टू फाइंड में हम लिखेंगे हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g के यूनिट्स और डायमेंशंस को कैलकुलेट करना है। तो हम लिख सकते हैं वी हैव टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ g एंड यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। यूनिट्स और डायमेंशंस दोनों अननोन है जिनको हमने कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम्पल के सॉल्यूशन को। तो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में हम सबसे पहले ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की डायमेंशंस को कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स, आप इक्वेशन 1 देख सकते हैं जिसमें लिखा गया है F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर r स्क्वेयर। नाउ स्टूडेंट्स, हमने डायमेंशंस कैलकुलेट करनी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की। स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला में सबसे पहले हम g को सेपरेट करेंगे। r स्क्वेयर इक्वल के इस तरफ शिफ्ट होने के बाद f से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन स्टूडेंट्स m1 m2 को जब हम इक्वल के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये वैल्यूज डिनोमिनेटर में आएंगी, m1 मल्टीप्लाई बाय m2। तो स्टूडेंट्स, g का फाइनल फॉर्मूला बन चुका है f r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। नाउ स्टूडेंट्स, g की डायमेंशंस निकालने के लिए हम इक्वेशन 2 में फोर्स, डिस्टेंस r और मैसेज m1 m2 की डायमेंशंस को पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, फोर्स की डायमेंशंस होती हैं mlt-2, डिस्टेंस की डायमेंशन है l, लेकिन यहाँ पर r का स्क्वायर है तो l का स्क्वायर आएगा। m1 की डायमेंशन भी m होगी, कैपिटल M, और m2 की डायमेंशन भी कैपिटल M होगी। तो स्टूडेंट्स, m एक m से कैंसिल होगा। नाउ द रिमेनिंग डायमेंशंस आर l स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, it becomes L cube t-2 divided by m। तो स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में m को जब हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा, it becomes m-1 L cube t-2। स्टूडेंट्स, these are the final dimensions of g which is ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करने के बाद अब हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g के यूनिट्स को डिराइव करते हैं। तो अगेन स्टूडेंट्स, यूनिट्स निकालने के लिए हम अगेन इक्वेशन 2 को यूज करेंगे, और इक्वेशन 2 में हम देख सकते हैं कि g इज इक्वल टू एफ आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय m1 m2।
नाउ स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने पहले इसी फॉर्मूला में फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस को पुट किया है, अब की बार हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, बट आर के स्क्वायर की वजह से यहाँ पर मीटर का स्क्वायर आएगा, डिवाइडेड बाय m1 जो कि मास है, इसका यूनिट भी किलोग्राम्स होगा, और m2 का यूनिट भी किलोग्राम होगा। नाउ स्टूडेंट्स, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, जब केजी से मल्टीप्लाई होगा इट बिकम्स किलोग्राम स्क्वायर, और किलोग्राम स्क्वायर को जब हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे इट बिकम्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये हैं फाइनल यूनिट्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी के। स्टूडेंट्स, इक्वेशन 2 के अलावा हम डायमेंशनल फार्मूला की मदद से भी जी के यूनिट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 1.6 को कंप्लीट करने के बाद अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल 1.7 को स्टार्ट करते हैं। इट स्टेट्स दैट शो दैट द एक्सप्रेशन Vf is equal to Vi plus At is dimensionally correct, where Vi is the velocity at t is equal to 0, A is the acceleration, and Vf is the velocity at time t. Students, न्यूमेरिकल 1.7 की स्टेटमेंट हमें कह रही है कि हमने प्रूफ करना है कि फॉर्मूला Vf इज इक्वल टू Vi प्लस At डायमेंशनली करेक्ट है। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन का आपको मालूम है इट इज़ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमने विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस प्रूफ करना है इट इज़ करेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल 1.7 को। सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे। डाटा में स्टूडेंट्स हम दी हुई इक्वेशन लिखेंगे, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस At, एंड इट इज आवर इक्वेशन 1। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दिस न्यूमेरिकल? We have to find the correctness of the given formula. तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन को। स्टूडेंट्स, अगर हम इक्वेशन 1 को अगेन लिखें, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस At। नाउ स्टूडेंट्स, डायमेंशनल एनालिसिस के मुताबिक हम सबसे पहले इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन और फॉर्मूला इज Vf विच इज फाइनल वेलोसिटी और स्पीड, और स्पीड की डायमेंशंस क्या होती हैं स्टूडेंट्स? Lt-1। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस लिखने के बाद अब हम इसी फॉर्मूला की राइट हैंड साइड की डायमेंशंस को लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, फॉर्मूला की राइट हैंड साइड है Vi प्लस At। Vi है इनिशियल स्पीड और वेलोसिटी, A एक्सेलरेशन है और T टाइम है। तो स्टूडेंट्स, स्पीड चाहे इनिशियल हो या फाइनल, स्पीड और वेलोसिटी की डायमेंशंस होती हैं Lt-1, प्लस एक्सेलरेशन की डायमेंशंस होती हैं Lt-2, और टाइम की डायमेंशन है T। नाउ स्टूडेंट्स, Lt-1 विल रिमेन एज इट इज। नाउ स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं Lt-2 T से मल्टीप्लाई हो रहा है, L विल रिमेन एज इट इज। लेकिन जब हम T⁻2 को T से मल्टीप्लाई करेंगे, T का एक्सपोनेंट है यहाँ पर 1, जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड कर दी जाती हैं, -2 + 1 आएगा -1। तो स्टूडेंट्स, ये डायमेंशन भी क्या बन गई? Lt-1। नाउ स्टूडेंट्स, Lt-1 जैसा कि हम डायमेंशंस की प्रॉपर्टीज में इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि डायमेंशंस मल्टीप्लाई और डिवाइड तो हो सकती हैं, लेकिन डायमेंशंस ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। तो दैट्स वाई
यहाँ पर हम LT-1 प्लस LT-1 को LT-1 ही की फॉर्म में लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस राइट हैंड साइड की डायमेंशंस के इक्वल आ चुकी हैं। तो हम अपने रिजल्ट में लिखेंगे द गिवन फॉर्मूला is dimensionally correct। तो स्टूडेंट्स ये था न्यूमेरिकल 1.7 का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स अब आप 1.8 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को देख सकते हैं। इट स्टेट्स दैट द स्पीड v of sound waves through a medium may be assumed to depend on the density rho of the medium and its modulus of elasticity E, which is the ratio of stress to strain, deduced by the method of dimensions, the formula for the speed of sound। Students, इस न्यूमेरिकल में हम स्पीड के फॉर्मूला को डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। लेकिन स्पीड ऑफ साउंड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इट इज आल्सो मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट दैट स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम and on modulus of elasticity। Students, this is the second application of dimensional analysis। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल 1.8 के सॉल्यूशन को। सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे। It is mentioned in the statement that speed v of sound depends on factor 1 density of the medium, and it is represented by the symbol rho, and the second factor is speed v depends on the modulus of elasticity, which is represented by capital E। और स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल में हमने क्या चीज फाइंड करनी है, इस न्यूमेरिकल में हम स्पीड ऑफ साउंड के फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। फॉर्मूला फॉर the speed of sound is missing in this problem और हम इसको कैलकुलेट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स अब हम सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। इस न्यूमेरिकल में हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स स्पीड को रिप्रेजेंट करेंगे उन फैक्टर्स के लिहाज से जिन फैक्टर्स पे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, जैसा कि स्टेटमेंट में मेंशन्ड है, स्पीड ऑफ साउंड डेंसिटी और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पे डिपेंड करती है। तो हम लिखेंगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। देन स्टूडेंट्स स्पीड जिन जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है उनके एक्सपोनेंट्स को लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, द एक्सपोनेंट ऑफ डेंसिटी इज A एंड द एक्सपोनेंट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज B। इन दोनों स्टेप्स के बाद हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करेंगे और उसकी जगह आएगा कांस्टेंट, और साथ ही रो रेज़ टू पावर
और डेंसिटी रेज़ टू पावर a एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रेज़ टू पावर b एज इट इज आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट स्टेप में इस इक्वेशन में मौजूद तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस को पुट करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम इंडिविजुअली देखें तो स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि स्पीड की डायमेंशन है LT-1, डेंसिटी की डायमेंशन हमने इसी चैप्टर में कैलकुलेट की थी जो कि थी ML-3, और स्टूडेंट्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम फर्स्ट टाइम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको इसकी डायमेंशंस नहीं आती तो स्टूडेंट्स घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए और स्टेटमेंट में भी फॉर्मूला मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E विच इज़ द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, तो हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। नाउ स्टूडेंट्स, स्ट्रेस क्या है? स्टूडेंट्स, स्ट्रेस इज द फोर्स पर यूनिट एरिया एंड स्ट्रेन इज द मेजरमेंट ऑफ डिफॉर्मेशन और चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो स्टूडेंट्स, ये सिंबल मैंने डेल्टा यूज किया है चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, स्ट्रेन इज द रेशियो बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज, दैट्स वाई स्ट्रेन की कोई भी डायमेंशन नहीं होती। तो हम लिख सकते हैं स्ट्रेन हैज नो डायमेंशंस। तो स्टूडेंट्स, इट मीन्स दैट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशंस डिपेंड करती हैं स्ट्रेस के ऊपर, और स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। और स्टूडेंट्स, फोर्स की डायमेंशंस क्या होती हैं? ML-T-2 डिवाइडेड बाय एरिया की डायमेंशंस क्या होती हैं? L²। तो स्टूडेंट्स, L से कैंसिल होगा और डिनोमिनेटर में बचने वाला L जब न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा तो इसका एक्सपोनेंट क्या होगा? नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स, स्ट्रेस की डायमेंशंस क्या आएंगी? ML-1T-2। स्टूडेंट्स, यही डायमेंशंस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की हैं और यही डायमेंशंस प्रेशर की भी हैं। तो स्टूडेंट्स, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशंस भी याद रख लें। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमने तीनों फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस को डिस्क्राइब कर दिया। अब हम इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 किसके इक्वल थी? V इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू डेंसिटी रेज़ टू पावर A and modulus of elasticity raised to power B. Now students, by putting the dimensions of speed, density and modulus of elasticity in equation 1, तो हम लिख सकते हैं LT-1 जो कि स्पीड की डायमेंशन है, constant will remain as it is, डेंसिटी की डायमेंशंस हमने कैलकुलेट की हैं ML-3 रेज़ टू पावर A, और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशंस हमने कैलकुलेट की हैं ML-1T-2, बट द होल पावर इज B। नाउ स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं M इज मिसिंग, तो हम M की जगह लिख सकते हैं M रेज़ टू पावर 0 LT-1। राइट हैंड साइड में कांस्टेंट अगेन विल रिमेन एज इट इज। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम राइट हैंड साइड में सिमिलर डायमेंशंस को सिंगल डायमेंशन के तौर पर लिखें तो आप देख सकते हैं
कि यहाँ पर m की पावर a है और सेकंड वैल्यू में m की पावर b है। तो स्टूडेंट जब हम m रेज़ टू पावर a को m रेज़ टू पावर b से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिस सेम हो तो एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर m की फाइनल पावर आएगी a प्लस b। नाउ स्टूडेंट्स अगर लेंथ की डायमेंशन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं फर्स्ट वैल्यू में l की पावर -3 है और होल का एक्सपोनेंट a है, तो l की फाइनल पावर क्या बनी -3a। और सेकंड वैल्यू में l की पावर -1 है और होल की पावर क्या है b। नाउ स्टूडेंट्स m के एक्सपोनेंट्स को सोल्व करने के बाद अगर हम l के एक्सपोनेंट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं इस फॉर्मूला में l की टोटल पावर होगी -3a और सेकंड वैल्यू में l की टोटल पावर होगी -b, बिकॉज जब हम b को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट -b। तो स्टूडेंट्स l का टोटल एक्सपोनेंट होगा -3a -b। एंड फाइनली अगर हम t के एक्सपोनेंट्स की बात करें तो t सिर्फ इस वैल्यू में लिखा गया है और इसकी पावर होगी -2b। b जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल पावर आएगी -2b। नाउ स्टूडेंट्स डायमेंशंस को सॉल्व करने के बाद अब हम डायमेंशंस के एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे। तो हम लिख सकते हैं बाय कंपेयरिंग the exponents तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर हम m के एक्सपोनेंट्स की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं m का एक्सपोनेंट है 0 और राइट हैंड साइड में m का एक्सपोनेंट है a प्लस b। इसको हम स्टूडेंट्स अगेन फर्स्ट इक्वेशन और इक्वेशन a का नाम भी दे सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर l के एक्सपोनेंट्स की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में l की पावर कुछ भी नहीं है, तो जब कुछ भी पावर ना हो तो हम 1 लिख सकते हैं। तो l की पावर क्या होगी स्टूडेंट्स 1। एंड राइट हैंड साइड में l की पावर होगी -3a प्लस b। इसको हम स्टूडेंट्स सेकेंड इक्वेशन का नाम दे सकते हैं। नाउ फाइनली अगर t के एक्सपोनेंट्स की बात की जाए तो लेफ्ट हैंड साइड में t की पावर और एक्सपोनेंट है -1 एंड राइट हैंड साइड में t का एक्सपोनेंट है -2b। स्टूडेंट्स इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अगर आप तीनों इक्वेशंस को देखें तो कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें सिर्फ सिंगल वेरिएबल मौजूद है, या तो सिर्फ a हो या सिर्फ b हो। तो आप देख सकते हैं थर्ड इक्वेशन सबसे सिंपल है जिसमें सिर्फ b मौजूद है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इक्वेशन 3 को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 तो स्टूडेंट्स इक्वेशन 3 हमें बता रही है -1 इज इक्वल टू -2b। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ से -2 को जो कि b से मल्टीप्लाई हो रहा है अगर इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो ये -1 से डिवाइड होगा और नेगेटिव को जब नेगेटिव साइन से हम कैंसिल करेंगे तो स्टूडेंट्स b की फाइनल वैल्यू आएगी 1 डिवाइडेड बाय 2। नाउ स्टूडेंट्स b की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद अब हमें सिर्फ a की वैल्यू चाहिए। तो a की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम b की वैल्यू को इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं और इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स 1 और 2 में से जो सिंपल इक्वेशन है वो इक्वेशन नंबर 1 है। तो स्टूडेंट्स अगर हम b की वैल्यू को 1 इक्वेशन में पुट करें तो हम a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक हम लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू a प्लस b बट द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 1/2। तो स्टूडेंट्स यहां से a की वैल्यू आएगी -1/2। नाउ स्टूडेंट्स a एंड b की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद हम इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। एंड स्टूडेंट्स दिस इज द इक्वेशन 1। तो हम लिख सकते हैं
by putting the values of A and B in इक्वेशन 1। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 आप देख सकते हैं, V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। तो स्टूडेंट्स डेंसिटी की पावर है A और A की वैल्यू है -1/2 मल्टीप्लाई बाय E और स्टूडेंट्स E की पावर है B और B की वैल्यू है स्टूडेंट्स 1/2। नाउ स्टूडेंट्स V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट स्टूडेंट्स e raised to power 1/2 will remain as it is, बट डेंसिटी की पावर नेगेटिव होने की वजह से जब हम इसको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करेंगे तो ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम इसी फॉर्मूला को फर्दर सॉल्व करें, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि e और डेंसिटी रो दोनों की पावर क्या है 1/2, हम 1/2 कॉमन ले सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स 1/2 को हम फाइनली स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करेंगे तो फाइनल फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड किसके इक्वल आएगा, आप देख सकते हैं v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू स्क्वायर रूट e डिवाइडेड बाय रो या फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो स्टूडेंट्स ये था न्यूमेरिकल 1.8 का सॉल्यूशन। नाउ स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल 1.8 को सॉल्व करने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल और प्रॉब्लम 1.9 को, जिसकी स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। न्यूमेरिकल 1.9 स्टेट्स दैट शो दैट द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन E is equal to mc square is dimensionally consistent। तो स्टूडेंट्स अगेन ये न्यूमेरिकल भी डायमेंशनल एनालिसिस की फर्स्ट एप्लीकेशन है जिसमें हमें एक फॉर्मूला गिवन है, लेकिन अब हमने डायमेंशनल एनालिसिस से ये प्रूव करना है कि गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन को। सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स डाटा में आप देख सकते हैं कि हमें सिर्फ एक इक्वेशन गिवन है विच इज फेमस आइंस्टाइन्स इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हैं। और अगर स्टूडेंट्स टू फाइंड की बात की जाए व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दिस न्यूमेरिकल, we have to find the correctness of the formula now students our next heading will be solution। तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन में हम इक्वेशन 1 को अगेन लिखेंगे। इक्वेशन 1 को लिखने के बाद नाउ स्टूडेंट्स हम इसी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस को लिखेंगे और देन राइट हैंड साइड की डायमेंशंस को लिखेंगे और आफ्टर दैट देखेंगे कि अगर तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस राइट हैंड साइड की डायमेंशंस के इक्वल आ जाती हैं देन द गिवन फार्मूला इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट और करेक्ट। तो स्टूडेंट्स अगर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस की बात की जाए तो लेफ्ट हैंड साइड में E गिवन है एंड E इज द एनर्जी। तो स्टूडेंट्स एनर्जी की डायमेंशंस क्या होंगी,
तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एनर्जी की डायमेंशंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। बिकॉज हम एनर्जी को फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं इस चैप्टर में, तो स्टूडेंट्स एनर्जी किसी भी टाइप की हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, और इवन वर्क डन हो, बिकॉज वर्क डन इज आल्सो एनर्जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एनर्जी की डायमेंशन निकालने के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू mgh। और स्टूडेंट्स m मैस है और मैस की डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल M। g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, उसकी डायमेंशंस होंगी LT-2 और हाइट की डायमेंशन होगी L। तो स्टूडेंट्स एनर्जी की फाइनल डायमेंशंस होंगी ml² T-2। स्टूडेंट्स आप यही डायमेंशंस वर्क के फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि एनर्जी की डायमेंशंस क्या होती हैं, ml² T-2। नाउ स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस को कैलकुलेट करने के बाद हम इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड की डायमेंशंस को सॉल्व करते हैं, एंड द राइट हैंड साइड ऑफ द फॉर्मूला इज mc²। m इज द मास एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स मास की डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल M। और स्टूडेंट्स स्पीड चाहे किसी भी ऑब्जेक्ट की हो, स्पीड की डायमेंशंस क्या होती हैं, LT-1। बट c की पावर क्या है, 2, तो यहां पर LT-1 की पावर भी क्या आएगी, 2। तो स्टूडेंट्स मास और स्पीड की डायमेंशंस लिखने के बाद अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो m विल रिमेन एज इट इज। तो स्टूडेंट्स आप यहां पर देख सकते हैं LT-1 होल स्क्वायर। तो जब हम स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर L के साथ भी आएगा और स्क्वायर T-1 के ऊपर भी अप्लाई होगा, तो इट बिकम्स T-2। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम इन वैल्यूज को, इन डायमेंशंस को कंबाइन करके लिखें तो फाइनल रिजल्ट आएगा ml² T-2। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस को देखें और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस को देखें तो आप देख सकते हैं कि द डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स अपने फाइनल रिजल्ट में हम लिखेंगे द गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये था न्यूमेरिकल और प्रॉब्लम 1.9 का सॉल्यूशन। जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के चारों न्यूमेरिकल्स आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।